हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न, जो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें पूछा हुआ कौन सा शब्द है जो तद्भव है? खेत, प्रभु, नाथ, त्रिपुटी। इसका सही अर्थ होगा खेत। खेत जो ये तद्भव है, इसका शुद्ध रूप होता है क्षेत्र। खेत का शुद्ध रूप क्या होता है? क्षेत्र होता है। प्रभु ये भी तत्सम है, नाथ ये भी तत्सम है और त्रिकुटी ये भी तत्सम शब्द है। पर जो खेत जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका सही क्या होता है? क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो देशज है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, यानी जो भारतीय या अपने यहाँ का है? लाश, औरत, पतलून, धड़ाम। इसमें पूछा हुआ कौन सा शब्द है जो देशज है। इसका सही ऑप्शन होगा धड़ाम। धड़ाम जो है ये देशज शब्द है। बाकी लाश, औरत, पतलून ये सब विदेशी शब्द हैं। लाश जो है तुर्की है। लाश जो शब्द कौन सा है? तुर्की शब्द है। औरत जो है अरबी शब्द है, अरबी। और पतलून जो है ये अंग्रेजी शब्द है। बाकी जो धड़ाम है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का अर्थ होता है, छछूंदर के सिर पर चमेली का अर्थ होता है कि एक लोकोक्ति का है, अर्थ है कि कोई अयोग्य व्यक्ति है उसे अच्छी चीज दे देना। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? इसमें पूछा हुआ ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक प्लस वेद, रि प्लस गवेद, ऋक प्लस वेद या रि प्लस वेद। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला, ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद का बन जाता है क्या? ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बीती शब्द में समास है। इसमें पूछा है जो आप बीती शब्द में समास कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो आप बीती का अर्थ होता है आप पर बीती। जो आप पे बीती में ऊपर आ गया, इस मतलब अधिकरण, जो अधिकरण तत्पुरुष समास है ये किस में आता है? तत्पुरुष समास में। इसका थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसमें पूछा घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? यहाँ पे में लगा हुआ, में किस में लगता है? अधिकरण में। संबंध, संप्रदान, अधिकरण और अपादान। संबंध में क्या होता है? काकी के। और संप्रदान में किसी के लिए जो कार्य किया जाता है। अधिकरण में और पर लगता है। अपादान में जब किसी को से अलग होने में लगता है। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यह गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। इसमें लिखा हुआ गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात का विशेषता है। इस बात का विशेषता है आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उसका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब इन गद्दांश को पढ़ के आपको आगे के क्वेश्चनों को आंसर देना है। इसमें पूछा उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के बारे के सारे वाद सीमित है। कहाँ तक सीमित है? सांप्रदायिकता तक या आत्मा तक, धर्म तक या राजनीतिक तक। इसका सही अर्थ होगा
ऑप्शन 4 राजनीतिक क्षेत्रों तक। इसका चौथा ऑप्शन जो होगा राइट होगा। और इसी गद्दान से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा हुआ उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किससे बताया गया है? जनसेवा और अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा हुआ कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। तो कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? इसका सही अर्थ होगा धर्मवीर भारती। कौन है इनके? धर्मवीर भारती हैं। और धर्मवीर भारती की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें ठंडा लोहा, अंधा युग, सात गीत वर्ष देशांतर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछा ये रंगों राघव का कौन कौन सा है, तो अजय खंडार, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर और राख के दीप। अगर भगवती का पूछता आपसे तो मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, इस किसके हैं? भगवती चरण के हैं। और नागार्जुन के तो युगधारा, सतरंगे पंखे वाली प्यासी पथरीली आंखें, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुलोद स्वर कौन सा है? इसमें पूछा हुआ पुलोद स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। इसका सही अर्थ होगा फर्स्ट वाला, जो ओम लिखा हुआ पहला ऑप्शन में है, ये राइट होगा, पुलोद स्वर है। क्योंकि यहाँ ओम ऐसे जो लिख देते हैं वही हो जाता है ओम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है प्रकाशन के वर्ष के दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है। इसमें पूछा है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो ये रचनाएं हैं इनका क्रम पूछा हुआ है, कौन सा सही है? मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश और मधुशाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। इसका सही ऑप्शन होगा मधुशाला, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन में है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, इसका ये राइट होगा। अगर आपसे पुस्तक कब कब ये प्रकाशित हुआ, तो मधुशाला जो है 1935 में, कब? 1935 में। और मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुई। और मधुकलश जो है 1937 में। और निशा निमंत्रण 1938 में, 1938 में ये प्रकाशित हुई है। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो क्रमवाइज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए। कौन से, कब ये मतलब कब इनका बैठक या कब यह हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा कब हुई? राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब हुआ? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ 1910 में। कब? 1910 में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा कब हुई? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा जब हुई 1893 में। कब हुई? 1893 में, 93 में। और राष्ट्र भाषा प्रचार वर्धा, ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1918 में, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास के रचनाकार हैं, यानी तुलसीदास जो किताब है इसकी रचनाकार किसने किया है? केशवदास ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। इसका सही ऑप्शन होगा सूर्यकांत निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, इन्होंने तुलसीदास की रचना की है। और आपके सामने देखिए और लिखा हुआ है, जिसमें इनकी अन्य रचनाएं भी निराला की है। लंबी कविताएं हैं। इनकी रचनाएं आमिका, परवेल, गीदका, कुकुरमुत्ता,
आड़िम, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज अन्य इनकी रचनाएं हैं। इसमें अर्चना, आराधना, गीत मंजू, गीत गुंज, परिमल, ये अन्य अनामिका, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? इसमें पूछा हुआ है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, यानी किसने लिखा है? प्रभा खेतान ने, सुष्म ने, या उषा प्रियमबदा, या मन्नू भंडारी ने? इसका सही ऑप्शन होगा किसने लिखा है, तो प्रभा खेतान ने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, तो प्रभा खेतान की है। अगर इससे पूछता है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 2007 में हुआ है, 2007 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसके वाक्य है, यानी इसकी रचना किसने किया है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, कबीर ने? इसका सही ऑप्शन होगा रैदास। रैदास ने इसका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति की रचना किसने किया है, तो कबीर रैदास द्वारा रचित है। और इसका संकलन कहाँ पे मिलता है, तो आपको आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इसका संकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। इसमें लिखा वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अलोक अमोलन की, अमोलन की, घुघराल लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावण प्राण करे तुलसी बोले जाऊं लालन बोलन की। इस पंक्ति को पढ़ के आपको आगे का क्वेश्चन को जवाब देना है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? इसमें पूछा कौन सा रस है, तो यहाँ पे देखिए इसमें राम के जो छोटे रूप का वर्णन किया गया है, इसमें ये वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, उपरोक्त पद में किस कवि का है? मतलब ये पूछा हुआ जो ये पंक्ति लिखा हुआ किसने लिखा है, ये किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसमें पूछा हुआ उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंतत्व, चा कंठ, सा तालब्य, सा मूर्धा। अब सा जो दंत है, इस सा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालब्य से होता है। इसमें ये गलत दिया हुआ है। इस सा का ये मूर्धा से होता है, इसका कंठ से होता है, तो इसलिए पहला जो है ये राइट है, बाकी सब गलत मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा हुआ है निम्न से कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें पूछा कौन सा कथन जो है अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, छा संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। इसमें पूछा कौन सा गलत है। देखिए हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये सही है। छत्रा का संयुक्त व्यंजन है, ये भी ठीक है। विसर्ग कंठ से उच्चारण तो ये भी ठीक है, पर ये जो है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है। यानी ये फर्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? हाँ, लड़के के बारे में पूछा कौन सा विकल्प अशुद्ध है। कर्ता ठीक है, ये करता है लड़का, ठीक। बहुवचन है नहीं, एक वचन है हाँ, पुल्लिंग है हाँ, इसमें बहुवचन जो है ये गलत है, क्योंकि अशुद्ध पूछा हुआ है। ये लड़का एक ही है, इसलिए बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम आम खाता है में वाक्य में कौन सा रूप है? इसमें पूछा राम आम खाता है, इसमें कौन सा रूप है? भाववाच्य है, उभयवाच्य है, कृतवाच्य है, या कर्मवाच्य है? इसका सही ऑप्शन होगा कृतवाच्य है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। राम आम खाता है में कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, अर्थात यहाँ जो राम है ये कर्ता है, इसमें इसकी प्रधानता बताया गया है, इसलिए इसमें कृतवाच्य हो गया है। अगर आपसे कहता राम के द्वारा या राम ने आम खाया, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछो आपसे कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए रहीमन पानी, इस पानी का कई एक अर्थ नहीं कईयों अर्थों में उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी का अर्थ है मोती के लिए चमक होती है, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। इस पानी का अर्थ तीन इसमें लिए गए हैं, एक चमक के, एक सम्मान के लिए, एक जल के लिए, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिसमें पूछा कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? चाँद, चंद, आँख, अंक, आगन। इसमें सही होगा जो चौथा हुआ आगन, अगना। अगना शब्द के बर्तने शुद्ध है। और चांद का होता है, ये चांद गलत लिखा हुआ है, इसका होता है चांद, ऐसा लिखा जाता है। आँख का भी ऐसे लिखा जाता है, आप चंद बिंदु लगता है और ख आँख होता है। और अंक का ऐसे अंक लिखा जाता है, ये इस टाइप का। तो ये इसका ये राइट है, बाकी इन सब का गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें पूछा किसकी वर्तनी सही है? समनिधि, सन्निधि का सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि, इसका सही होगा सन्निधि, यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है, सन्निधि। ऐसे साधना न धी, ये राइट है, बाकी ये सब गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण होती है इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों को ज्ञान पर। इसका सही ऑप्शन होगा समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। जब समस्या को पहचान कर पाएंगे तभी उसका उपचार कर पाएंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, प्रयोजन का समानार्थी शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या होता है? हेतु, नियोजन, उद्देश्य या लक्ष्य। इस पर पूछा हुआ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? प्रयोजन का अर्थ होता है नियोजन। समानार्थी शब्द नहीं, इसमें नहीं पूछा हुआ। प्रयोजन हेतु, नियोजन, उद्देश्य या लक्ष्य। तो इसमें नियोजन जो है ये नहीं होता, बाकी हेतु होता है किसी कार्य को करने के लिए, जो उसका उद्देश्य होता है उसे हेतु कहते हैं, और उद्देश्य भी होता है और लक्ष्य भी होता है। प्रयोजन और नियोजन किसी कार्य को लागू करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसे योजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिजु। रिजु का विलोम शब्द है। रिजु का अर्थ होता है क्या? रिजु का विलोम होता है वक्र। रिजु मतलब होता है सीधा और वक्र मतलब तिरछा। रिजु का विलोम शब्द है सरल, सीधा, वक्र या त्रिकोण। यहाँ पे इतना ये मिस्टेक है, यहाँ पे इसका वक्र होगा, यह राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देशक क्रमवाच्य है? इसमें पूछा किसमें क्रमवाच्य है? नहीं, इसमें क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इसमें पूछा निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसमें क्या पूछा? अशुद्ध पूछा, जिसमें गलत है। इसमें अशुद्ध पूछा हुआ है। देखिए वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है। दूसरा क्रमवाचक, वह 26 पूर्णबोधक और 2.5 अपूर्णबोधक। तो इसमें पूछा कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध इसमें हो जाएगा आपका वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है, ये सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, इसमें ये विशेषण नहीं है, विशेषण का अशुद्ध निर्देश है। यहाँ पे ये जो है वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, इस वाक्य में
इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक। यानी अपना भला, तो अपना किस में आता है? निजवाचक में आता है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट। आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक या स्वयं के बारे में जो बोध होता है तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आप सब जानते होंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक बार वैसे जान लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। इस 6 प्रकार के जो ये सर्वनाम होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? कढ़ी, सरसों, संतान या चील। तो इसमें देखिए, इसमें जो दिया हुआ है ये संतान, संतान जो है पुल्लिंग दिया हुआ है, बाकी ये सब नहीं दिया हुआ कि पुल्लिंग ये सब नहीं है। पर निम्न में से चील जो है और कढ़ी और सरसों ये सब स्त्री, ये क्या है? स्त्री शब्द हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बाकी जो संतान है पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आपके सभी के लिए 30 क्वेश्चन लेके आए थे जो पिछले वर्ष या कई अन्य वर्षों में पूछे गए थे। जी, हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।